हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, त्रिकोणमितीय फलन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, न कि कक्षा 11 के लिए बल्कि 12 के लिए भी, कि आपको ये चैप्टर बहुत ही मदद करेगा और हर जगह मदद करेगा, हर चैप्टर के अंदर मदद करेगा। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी हम सूत्र यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं उन सब का हम यूज़ करेंगे आगे सभी कहीं भी। मतलब ये चीज़ें जो है अब जो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ये कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो इन सूत्रों को जो यहाँ पर पढ़ेंगे उन सब सूत्रों को अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी सूत्र आज ऐसा नहीं है कि हम आज ही इसके सारे सूत्र कर लेंगे। अभी तो हम इसकी सिर्फ एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ उसी पर बात करेंगे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बातें हमें चाहिए, किन किन बातों की हम यहाँ पर अपने को ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सब का डिस्कशन यहाँ करेंगे। इसकी जो प्रस्तावना वगैरह है वो आप बुक में खुद एक बार पढ़ लेना, कि कोई भी आपको नई चीज़ उसमें अगर लगे तो उसको हम नोट कर सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय जो फलन है, हालांकि फलन से रिलेटेड कह सकते हैं कि फलन अभी हम पढ़ के ही आए हैं, फलन हम पढ़ कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाना है। उसी का एक नया प्रकार है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति के बारे में हमने 9th में 10th में पढ़ा हुआ है कि वही 6 अनुपात हैं, उन्हीं अनुपातों पे अपने को काम करना है। तो अभी भी उन्हीं पे ही काम करना है। उन्हीं से संबंधित हम सूत्रों को भी यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन एक फलन के रूप में, कि अभी हम सिर्फ उनको पढ़ने वाले हैं एक फलन के रूप में। कि ठीक है कि अभी हमने उनको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, लेकिन कहाँ वो टच हो रही है वो चीज़, ठीक है, उस चीज़ को भी अपने को समझना है कि ये जैसे इसने फलन शब्द यहाँ पर यूज़ किया है तो किस संदर्भ में किया है। कि फलन अब अगर अपने पढ़ रहे हैं तो फलन से पहले जैसे हमने संबंध पढ़ा, तो उस संबंध को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर ये अनुपातों का किस तरीके से संबंध बनेगा, कौन सा अनुपात किस अनुपात से संबंधित है, किस तरीके से संबंधित है। अगर संबंधित है फिर वहाँ पर फिर वो विशेष प्रकार के संबंध फलन भी आ जाएंगे, फलन आ जाएंगे तो प्रांत भी आएगा, परिसर भी आएगा। वो सारी की सारी बातें जो है वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, फिर इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग है, हमें जो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है, पहला जो टॉपिक है वो है कोण की। शुरुआत हम इसकी करेंगे कोण से। हम जानते हैं कोण के बारे में, कोण की परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले दो शब्द हमें और यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ेंगे कि एक तो है वामावर्त और एक है दक्षिणावर्त। ठीक है, ये दो शब्द आएंगे, इनका यूज़ क्या है वो सारा भी अपने भी यहाँ पर सीख लेंगे। इसको तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, इनका यूज़ होगा। अभी कोण की परिभाषा अपने सबसे पहले तो लिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले वामावर्त और दक्षिणावर्त, कि वामावर्त का मतलब कि हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, कि घड़ी की सुई की विपरीत जो दिशा है उसके अकॉर्डिंग। कि एंटी क्लॉकवाइज की अगर अपने बात करें तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि घड़ी के जो सुई है उसकी जो दिशा है उसके विपरीत अगर अपने चल रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। और दक्षिणावर्त का मतलब हुआ कि जिस तरीके से घड़ी चलती है, ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में अगर अपने चलते हैं तो वो दक्षिणावर्त है। तो ये दो बातें यहाँ पर कोण की परिभाषा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कोण अपने देख लेते हैं कि कोण एक्चुअल में है क्या। देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं, ये है एक किरण। किरण मतलब जो एक ही दिशा में चले, किरण एक ही दिशा में जो चलती है, जिसका एक बिंदु नियत रहता है, कि ये बिंदु नियत है, ये फिक्स है, ये इस दिशा में आगे कितना भी बढ़ सकती है, ये किरण है। कि आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा लीजिए, तो इसका कोई सिरा नहीं है इस तरफ से, इधर से इसका एक सिरा फिक्स है, इस तरफ का सिरा इसका फिक्स नहीं है, ये किरण है। इस किरण का जो ये सिरा फिक्स है, जो नियत है, मतलब जो नहीं चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, और अभी हमने जैसे ये नॉर्मल एक किरण बना दी, करना क्या है, इस किरण को, जो हमने ये किरण बनाई, इस किरण को इन दो बातों के ऊपर लेके जाना है।
मतलब वामावर्त और दक्षिणावर्त, कि ये इसकी एक प्रारंभिक स्थिति अपने कह सकते हैं कि मैंने अभी ये बना दी, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, ये किरण की हमने एक प्रारंभिक स्थिति बना दी। पहले मैं वामावर्त की बात कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, इस किरण को घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत लेके जाना है। ठीक है, कि ये तो चलो प्रारंभिक स्थिति है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जैसे ऊपर उठा दिया, जैसे मान लो यहाँ इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है थोड़ा और अपने ऊपर उठा दें, मतलब इसी किरण को मैं ऊपर उठा रहा हूँ अभी, मतलब घड़ी के विपरीत ऊपर की तरफ। कि पहले ये यहाँ ऐसे थी, इसको मैं ऊपर ले गया, ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर ले गया, तो ये किरण की पोजीशन जो है यहाँ आ गई। और ऊपर ले गए अपने, तो इस तरीके से हो सकता है और ऊपर ले जाएं, तो इस तरीके से। मतलब हमने क्या करना है, एक किरण बनानी है और उस किरण की एक प्रारंभिक स्थिति हमने रख ली कि ये किरण की एक प्रारंभिक स्थिति है। कि जो भी आपने किरण, चाहे आपने कैसी मर्जी बना दी हो, कि मान लो मैंने ये बना दी किरण इस तरीके से, तो ये किरण की प्रारंभिक स्थिति है, वो कैसे भी हो सकती है। ज़्यादातर हम क्षैतिज बनाते हैं। क्षैतिज का मतलब कि पृथ्वी, ये जो अपना तल है, धरातल है, इसके समांतर, कि ये हमने एक किरण बनाई क्षैतिज तल के अंदर और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। अब इसी किरण को हम वामावर्त और दक्षिणावर्त चलाएंगे। ठीक है, ये पहले मैं वामावर्त की बात कर रहा हूँ। वामावर्त का मतलब क्या है कि घड़ी ऐसे, घड़ी के विपरीत चलाना है, कि घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की सुई, तो अपने को ऊपर की तरफ लेके जाना है इसको। तो एक स्थिति ये भी हो सकती है, ये वाली स्थिति भी हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है, या यूँ कहें कि ये वाली स्थिति भी हो सकती है इस तरीके से। कि वामावर्त तो फिर वो कोई भी हो सकती है, कि वो कहीं भी जाके रुक सकती है। ठीक है, कि जैसे मान लो कि अगर अपने इनको हटा देते हैं एक बार, ठीक है, मैं सिर्फ इसी स्थिति की बात कर रहा हूँ कि प्रारंभिक स्थिति है, इसको हमने रोटेट करवाया घड़ी के विपरीत, यहाँ पर ला के इसको रोक दिया, ये इसकी अंतिम स्थिति है। मतलब जहाँ इसको रोक देंगे वो इसकी क्या हो जाएगी, अंतिम स्थिति हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको घड़ी के विपरीत चलाना है। ठीक है, अब इसको घड़ी के विपरीत अगर हम इस तरफ चलाएं या इस तरफ चलाएं, अगर मैं इस तरफ रोटेट करूँगा, इस तरफ ऐसे, इस तरीके से, तो ये तो घड़ी की दिशा बन जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज पे काम करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस तरफ से चलाऊँगा, ऐसे इस तरफ लेके जाऊँगा, ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब वो वाली दिशा बननी चाहिए। मतलब ये हो गया इस तरीके से। तो अगर ये प्रारंभिक मैं मानूंगा, अगर ये प्रारंभिक स्थिति है, तो ये वाली जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, अंतिम स्थिति। और ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो पहले तो अपने को ये चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए कि एक किरण है, उसकी प्रारंभिक स्थिति हमें पता है, हमने जो बना दी उसकी प्रारंभिक स्थिति है। अब क्या करना, उस किरण को वहाँ से हटाना है, कहीं भी ले जाइए। अच्छा, ये जैसे ये शीर्ष है, ये जो हमने शीर्ष बनाया, ये शीर्ष भी नहीं बदलना, इसको यहीं रखना है। मतलब ये नियत है, ये जो शीर्ष है ये भी नियत है, इसको बदलेंगे नहीं, ये यहीं रहेगा। अपने ये कह सकते हैं कि इस तरीके से इसको बांधा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से। अब इसको ऊपर लेके गए ऐसे, तो ये चीज़ नहीं बदलनी, ये प्रारंभिक स्थिति है, और इसको यहाँ लिया है तो ये अंतिम स्थिति। तो कोण की जो परिभाषा है, कोण की परिभाषा यही है कि कोई भी एक किरण, उस किरण को शीर्ष के पारित, मतलब शीर्ष के अकॉर्डिंग रखना है अपने को। शीर्ष को फिक्स कर दिया, इसके पारित, इसके चारों ओर, मतलब ठीक है, इसके चारों ओर घुमाना है। जब इसको घुमाएंगे तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, ये बीच का जो गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। आप चाहे तो इसको दक्षिणावर्त, अगर मैं दक्षिणावर्त की बात करूं, कि जैसे मान लो मैंने ये किरण बना दी एक, ये सिरा इसका फिक्स हो गया और इस तरफ ये बढ़ रही है, ये सिरा इसका, ये नियत है, और ये मैंने बनाई तो ये प्रारंभिक स्थिति। अगर मैं इसको दक्षिणावर्त चलाना चाहूँ, इस किरण को ही, ठीक है, इसी किरण को, कि इस तरीके से अभी ये, और इसको दक्षिणावर्त चलाना है, मतलब घड़ी के, जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है, तो ये इस तरीके से, मान लो यहाँ आके रुक गई यहाँ पर, तो ये इसकी अंतिम स्थिति है। ठीक है, ये इसकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कोण को आप इंग्लिश में भी जानते हैं, एंगल। तो
कोई भी किरण, उस किरण को शीर्ष के पारित घुमाने से प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतराल है, उसी अंतराल को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो ये इस कोण की परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कोई भी एक किरण, उस किरण को उसके शीर्ष के पारित घुमाने पर एक कोण की रचना होती है। एक किरण को उसके शीर्ष के पारित घुमाने पर कोण की रचना होती है। एक किरण को उसी के शीर्ष के पारित, मतलब चारों ओर, एक किरण को उसी के शीर्ष के पारित घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में जो अंतराल मिलता है उसे कोण कहते हैं। तो ये कोण की परिभाषा, ये एक डायग्राम इसका बना लेंगे कि हमने एक किरण बनाई, इस किरण का ये प्रारंभिक, मतलब इसकी ये किरण की प्रारंभिक स्थिति और ये इसका सिरा, इस सिरे को यहाँ फिक्स करते हुए इस किरण को ऊपर उठा दिया। चाहे तो आप इसको दक्षिणावर्ती उठा सकते हैं। तो जब बीच का ये जो गैप बनेगा कि प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, तो दोनों के बीच में ये जो गैप बना, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, तो एक किरण को उसी के शीर्ष के पारित घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में जो अंतराल मिलता है उससे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ये तो हुआ कोण की परिभाषा। अच्छा, अगर अपने प्रारंभिक स्थिति को यहीं रखते हुए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कि ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, और ये शीर्ष, ये किरण की प्रारंभिक स्थिति है। मान लो इसको दक्षिणावर्त अगर अपने को घुमाना हो, इस किरण को दक्षिणावर्त घुमाना हो, जैसा कि भाई यहाँ पर बना ही रखा है ये डायग्राम, ये वैसे बना ही हुआ है, इसी डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ऐसे, तो अपने को यहाँ पर ये एरो भी इस तरीके से एरो भी दिखाने हैं। जैसे मान लो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो मैं यहाँ से इसको ऊपर लेकर गया हूँ, इस तरीके से नीचे से अपने ऊपर लेकर गए, तो ये एरो दिखा देंगे। इस एरो से अपने को पता लग जाएगा अपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, कि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये वामावर्त है। ठीक है, ये वामावर्त कोण। और जैसे ये नीचे की तरफ दिखाया हमने कि ये अंतिम स्थिति है, ठीक है, जो तीर का निशान जिसकी तरफ है वो अंतिम स्थिति है। यहाँ तीर का निशान ऊपर इस किरण की इस लाइन पर है, तो ये अंतिम स्थिति है। ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर है और ये वामावर्त दिशा में कोण बन जाएगा, इसको बोलेंगे वामावर्त कोण। और इसको हम बोलेंगे दक्षिणावर्त। इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। और अब इसी के आधार पर हम आगे की बात कर लेते हैं, वो है कोण के प्रकार। ठीक है, कि ये तो कोण की परिभाषा, और ये हम डायग्राम वगैरह बना के इसको प्रदर्शित कर देंगे कोण बनता किस तरीके से है। कोण के अगर अपने प्रकार की बात करें तो कोण के यहाँ पर जो प्रकार है वो दिशा के आधार पर, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर लिखेंगे कि दिशा के आधार पर कोण के प्रकार। दिशा के आधार पर कोण के प्रकार। तो अभी जो अपने बात कर रहे हैं वो दिशा के आधार पर ही तो बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वामावर्त दिशा है या दक्षिणावर्त दिशा है। तो दिशा के आधार पर कोण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। एक तो होता है धनात्मक कोण, और एक है यहाँ पर इसका अपोजिट ऋणात्मक कोण। ठीक है, इसको इस तरीके से प्लस और ये भी पॉजिटिव और ये माइनस वी नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ये दो प्रकार के कोण अपने यहाँ पर पढ़ेंगे कि धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण को बोलते हैं वामावर्त दिशा में बनने वाला कोण,
और ऋणात्मक कोण को बोलेंगे दक्षिणावर्त दिशा में बनने वाला कोण। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे कि वामावर्त दिशा में बनने वाला कोण। और इसको अगर अपने बात करें ऋणात्मक की तो ये हो जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में बनने वाला कोण। तो कोण के प्रकार दो प्रकार के हो गए। डायग्राम अगर अपने बात करें तो धनात्मक कोण का डायग्राम अब ये बना लेना कि सबसे पहले तो ये शीर्ष और ये किरण की प्रारंभिक स्थिति। धनात्मक चाहिए ना, तो प्रारंभिक स्थिति से ऊपर की तरफ चलेंगे तभी वो वामावर्त दिशा बनेगी, घड़ी के विपरीत चलना है। ठीक है, ऊपर की तरफ, ये घड़ी के विपरीत हो जाएगा, घड़ी के विपरीत। तो ये तो है पॉजिटिव एंगल। और नाम देना जो नाम दे सकते हो, जैसे इसको ओ नेम दे दिया। यहाँ पर एक बिंदु बना लो ए, यहाँ एक बिंदु बना लो बी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। और इसी तरीके से अगर अपने बात करें इस तरीके से, ये नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव एंगल है। ठीक है, दक्षिणावर्त की घड़ी जिस तरीके से चलती है, घड़ी की सुई इस तरीके से नाम दो। तो इसको भी ओ, जैसे इसको सी नेम दे दिया, इसको डी। तो एंगल सी ओ डी ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चाहे कितना भी है, मान लो ये 30 डिग्री अगर अपने बात करें तो प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस की बात है तो माइनस में आ जाएगा। तो ये तो हुआ कि दिशा के आधार पर कोणों के प्रकार। और अब अपने इसके बाद में बात करेंगे कि माप के आधार पर कोण कितने प्रकार के हैं। माप के आधार पर हमारे जो सिलेबस में है वो दो ही हैं, एक तो डिग्री और एक रेडियन। इसके अलावा और भी माप होती हैं, लेकिन उनके बारे में अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिग्री माप और रेडियन माप की ही बात करेंगे। तो देखिए डिग्री माप और रेडियन माप है क्या। तो देखिए अभी माप के आधार पर हमने बोला कि एक तो है डिग्री और दूसरा है रेडियन। ठीक है, कि अगर हमने कोण को परिभाषित किया है उसको कोई ना कोई गणितीय रूप में भी तो लिखेंगे। तो गणितीय रूप में लिखने के लिए मतलब उसकी जो माप होगी उसको किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो डिग्री के रूप में और एक रेडियन के रूप में। अब ये दोनों है क्या, कि डिग्री माप क्या है और रेडियन माप क्या है, तो इसको देखो किस तरीके से समझना है। तो इन दोनों को समझने के लिए पहले तो एक चीज़ और अपने को यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी, वो है पूर्ण परिक्रमण। देखिए हमने ये बनाया शीर्ष और ये किरण, और इस किरण की ये प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, किरण की ये प्रारंभिक स्थिति। नाम से वैसे तो पता लग रहा होगा पूर्ण परिक्रमण क्या है, कि पूरा घुमाव कि घूमना है इस किरण को, कि इस किरण की ये प्रारंभिक स्थिति है, इसको ऊपर उठाया और ऊपर उठाया, इस तरीके से इसको पूरा एक ऐसे रोटेशन, मतलब इसको इसी शीर्ष के पारित चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे कि इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वही इसकी अंतिम स्थिति बन जाए। कि मान लो इसको मैं पहले यहाँ लेकर आया, ठीक है, अच्छा दक्षिणावर्त घुमाओ चाहे वामावर्त घुमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मैं पूर्ण परिक्रमण की बात कर रहा हूँ, इसलिए मान लो पहले यहाँ तक लेकर आए, थोड़ा और ऊपर ले गए, थोड़ा और आगे ले गए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और एक टाइम ऐसा आया जब ये वापस यहीं पर आके रुक गया, कि मान लीजिए कि हम इसको घुमाते गए, यहाँ से ये शीर्ष फिक्स है, ये प्रारंभिक स्थिति, इसको घुमाते गए इसी किरण को घुमा के मैं वापस यहीं ले आया, कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर अगर मैं आके रुक जाऊँ, जहाँ से स्टार्ट किया अगर वहीं पर अपने रुक जाएं तो ये इसकी अंतिम स्थिति बन जाएगी।
मतलब जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है वही इसकी क्या है, अंतिम स्थिति है। अच्छा, इसको अगर ये तो चलो मैंने बीच में ये लाइन इस तरीके से बना दी, ठीक है। अब देखिए ये शीर्ष और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से चले मैं, ठीक है। इस लाइन को उठाना है, इस ये जो किरण है ये प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, इसको उठाना है। इसको उठाया, उठाते 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 इस तरीके से वापस यहीं लाके छोड़ दिया। समझ रहे हो इस चीज़ को कि बीच का हिस्सा मैंने नहीं बनाया अभी। पहले तो मैंने इसको दिखाया कि पहले यहाँ लाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से वापस वहाँ पर लिया है। अभी मैंने इसको एक ही रूप में, एक ही डायग्राम के अंदर दिखा दिया कि इसको यहाँ से इस ऐसे कर दो जाए कि ये जो प्रारंभिक ये घूम रही है इस तरीके से, वापस यहीं आके रुक जाती है, चाहे एक चक्कर में, चाहे दो चक्कर में, चाहे तीन चक्कर, चाहे कितने भी चक्कर की बात करें, ठीक है। लेकिन अभी अपने सिर्फ एक ही चक्कर की बात कर रहे हैं कि यहाँ से चली और पूरा एक चक्कर इसने लिया, पूरा एक चक्कर लिया और ये इसकी बन गई अंतिम स्थिति। मान लो यहीं पर आके ये रुक जाएगी। अब देखिए जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति संपाती हो जाएंगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उस कंडीशन में अपने को इसका 1/360वां हिस्सा लेना है। मतलब ये जो अंतराल है, ठीक है, ये अंतराल जिसको अभी तक हम नहीं जानते कि ये कौन सा मतलब गणितीय रूप है, इसके बारे में हम नहीं जानते कि हमने जो कोण की परिभाषा लिखी थी, कोण की परिभाषा हमने ये लिखी थी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतराल है उसी को अपने कोण बोलेंगे, वो कोण है। तो उसको गणितीय रूप में भी लिखेंगे, कोई ना कोई संख्यात्मक मान उसको देना पड़े या जो भी, कि कोई ना कोई उसका गणितीय रूप होगा। अब वो गणितीय रूप में जानते नहीं है कि अभी अपने को इतना पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतराल, ये जो अंतराल है, ठीक है, ये वाला जो अंतराल है, ठीक है, अगर इस अंतराल का अगर मैं 1/360वां भाग लेता हूँ तो उस 1/360वें भाग को यहाँ पर एक नाम दे रखा है डिग्री, और वो भी क्या, 1 डिग्री। किस पहले तो डिग्री माप है कि कोण को अगर अपने को मापना है, कोण को अगर मापना है तो डिग्री में माप सकते हैं या रेडियन में माप सकते हैं। जिस तरीके से दूरी को मापने के लिए, दूरी को नापने के लिए या जो भी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, किलोमीटर, और भी बहुत से माप हैं दूरी को माप, ठीक है। तो उसी तरीके से कोण को अगर मापना हो तो डिग्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी के लिए अपने ऐसा यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से अपने कोण के अंदर भी ऐसा यूज़ करेंगे कि कोण को मापना है, अगर डिग्री में मापना है तो 1 डिग्री कितना है, 2 डिग्री कहाँ तक होगा, 3 डिग्री कहाँ तक होगा, 4 डिग्री कहाँ तक होगा, इस तरीके से। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो डिग्री माप को समझने से पहले एक तो ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण परिक्रमण की यहाँ पर बात करनी है, और अब इसके बाद में हमें पहले तो 1 डिग्री की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। 1 डिग्री, 1 डिग्री, और इसी के आधार पर फिर आगे की बातें जो है वो क्लियर होती रहेंगी। तो देखिए 1 डिग्री का क्या मतलब है, यहाँ लिखेंगे कि एक किरण के पूर्ण परिक्रमण, ठीक है, एक किरण के पूर्ण परिक्रमण के 1/360वें भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। ये इसकी एक व्यापक परिभाषा अपने कह सकते हैं। और यहाँ लिखूंगा मैं डिग्री को इस तरीके से, हालांकि जीरो तो नहीं बनाना, डॉट है, जानते हो अभी बनाया भी हो आपने, डिग्री के अंदर माप आपने बना रखे हैं छोटी कक्षाओं में। तो डिग्री को से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कोण के मेजरमेंट्स हैं कि कोण आएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, माइनस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, दिशा के आधार पर हुआ तो वो माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री, तो कैसा भी हो सकता है वो।
तो पहले तो अपने को पूर्ण परिक्रमण के आधार पर अपने को ये देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री की क्या परिभाषा बनती है। ठीक है, इसी के आधार पर बाकी की परिभाषाएं जो है वो तय की जाएंगी कि एक किरण के पूर्ण घुमाव होने पर जो 360वां जो भाग होगा, 360वां जो हिस्सा होगा, 1/360वां जो भाग है, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। अब इसके बाद में ये तो चलो डिग्री के अंदर हुआ। अब इसके बाद में जो रेडियन है, ठीक है, कि रेडियन का क्या मतलब है यहाँ पर, तो रेडियन जो है वो एक्चुअल में एक संख्या को प्रदर्शित करेगा। डिग्री भी हालांकि एक तरीके से संख्या, पर पूर्णतः ये संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्णतः संख्या नहीं, ये नहीं है कि अपने बोल दें कि ये कोई एक संख्या है या ये कह दें ये प्राकृत संख्या, तो ऐसा नहीं है। ये एक डिग्री जो है ये डिग्री के रूप में है। ये डिग्री के अंदर एक संख्या जरूर है, लेकिन अपने नॉर्मल अपने बोल देंगे ये किसी एक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि एक संख्या तो नहीं है ये। तो अभी क्या करेंगे, अपने डिग्री के ऊपर ये कुछ और ऐसे एग्जाम्पल, कुछ डायग्राम बनाएंगे ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो उनकी बात अपने कर लेते हैं अभी अपने, कि ये तो चलो ठीक है कि हमने एक डिग्री की परिभाषा पढ़ ली, लेकिन डिग्री माप को एक्चुअल के अंदर यहाँ पर डायग्राम में किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो पहले अपने उनकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ही हम रेडियन को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर पूर्ण घुमाव। हमने लिखा पूर्ण घुमाव का 1/360वां भाग, ये बराबर है 1 डिग्री के। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा ही रखना है, 1 डिग्री। चलिए, अब सोचिए इसमें अगर मैं दोनों तरफ 360 का गुणा कर दूं। ठीक है, 360 का गुणा, 360 का गुणा, तो ये हो गया पूर्ण घुमाव का। अच्छा, यहाँ 360 का गुणा करूँगा तो 360 से 360 कट जाएगा, 1वां भाग मतलब पहला भाग, पूर्ण घुमाव का पहला भाग बराबर, इधर 360 का गुणा होगा तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ये अभी मैंने आपको बीच में बोला था कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में 1 घुमाव में, 2 घुमाव में, 3, मतलब अपने को क्या करना है कि जैसे ये लाइन बना दी हमने, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, इसको घुमा के यहाँ लाना है। तो वो 1 चक्कर में भी आ सकती है, वो 2 में भी जा सकती है, 3 में भी, 4 में भी, कितने भी चक्करों में जा सकती है ना वो। कि ऐसा नहीं है कि ये 1 चक्कर के अंदर ही इसको अपने यहाँ पर, ठीक है, कि रुकी गई यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ये हर बार जैसे रोटेट होती रहेगी, यहाँ से चली वापस यहाँ पर आकर रुक गई 1 चक्कर में, वापस चली तो वो दूसरा चक्कर, फिर वापस चल के यहाँ पर रुकी तो वो तीसरा चक्कर, इस तरह से वो चक्कर कितने भी हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर लिखा हमने कि अगर मैं 360 का गुणा करूँगा एक बार में, ठीक है, मैंने 360 का गुणा इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, दोनों तरफ 360 का गुणा कर दिया, तो ये बना पूर्ण घुमाव का 1वां भाग या पहला भाग। कि इधर 360 का गुणा किया तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, 1वां भाग पहला भाग, पूर्ण घुमाव का पहला भाग 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये एक भाग है, अगर ये 1 चक्कर है, ठीक है, पहले भाग का मतलब हुआ प्रथम चक्कर। ठीक है, फर्स्ट रोटेशन जो होगी, फर्स्ट, तो फर्स्ट जो रोटेशन है वो 360 डिग्री। कि मैंने बोला कि अगर हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ वापस ले आए, तो ये इतना बड़ा जो गैप है, इसको गणितीय रूप तो देना पड़ेगा ना कोई, कि ये कौन सा गणितीय रूप है। तो ये पूरा का पूरा जो माप है ये 360 डिग्री है। कि कोई आपसे बोले कि 360 डिग्री का जो गणितीय माप है वो क्या होगा, तो ये 360 डिग्री का गणितीय माप है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके बाद में यहीं पर ही, कि अगर मैं दोनों तरफ 180 का गुणा, इस चीज़ को नोट करते रहना आप साथ साथ। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मैं करवा रहा हूँ इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, यहीं करवाऊंगा सेकंड जो पॉइंट है इसका, कि अगर मैं 180 कर दूँ यहाँ 180, अब यहाँ 180 करूँगा तो 180 और 360 कटेगा तो 1/2वां भाग यहाँ आ जाएगा, 1/2वां भाग, और इधर 180 आ जाएगा क्योंकि 180 का गुणा कर रहे हैं अपने, तो 1 को 180 से गुणा करूँगा तो 180 आ जाएगा। 1/2वां का भाग का मतलब हो गया आधा भाग, इसका क्या मतलब हुआ, आधा भाग, या यूं कहें कि आधा चक्कर। तो आधा चक्कर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए ये लाइन है, प्रारंभिक स्थिति है, तो इसका आधा चक्कर जो है वो बस यहाँ तक, ठीक है, ये आधा चक्र हो गया इसका। ये अंतिम स्थिति,
और ये प्रारंभिक स्थिति, और ये बीच में शीर्ष, और ये जो है वो 180 डिग्री का गैप है। ये जो बीच में जो गैप है वो कितना है, 180 डिग्री का गैप। ये 360 डिग्री का गैप हुआ, और ये गैप जो वो कितना हुआ, 180 डिग्री का गैप हुआ। कि ये जो माप है इतनी इतनी, ये जो अंतराल आपको दिख रहा है इतना इतना, गणितीय रूप में वो 180 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से और भी कर सकते हैं कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 360 के पहाड़े से जो संख्या कट हो रही है ना, उसी का गुणा कर रहा हूँ। अब अगली बार क्या करते हैं अपने, जैसे 90 का गुणा कर देते हैं, तो 90 का गुणा करूँगा तो वो चौथा भाग हो जाएगा। जैसे ये आधा भाग है, इसी का फिर आधा कर देंगे, कि इसका आधा किया कि ये पूरा चक्कर है, ठीक है, कि ये चक्कर है, जैसे ये पूरा एक चक्कर हुआ ऐसे, ये इसका बीच में लाइन लगाई तो ये 2 हिस्से हो गए, ये आधा आधा ये हो गया, इसका और आधा करेंगे ना इस तरीके से तो ये 4 हिस्से बन जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर 90 का गुणा कर दूँ, अगर मैं यहाँ 90 का गुणा करता हूँ 90 का, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, मतलब चौथा भाग यहाँ 90 आ जाएगा। 90 डिग्री मतलब चौथा हिस्सा, चौथा भाग, तो 1/4 चक्कर, ठीक है, चौथाई चक्कर हो जाएगा ये। तो चौथाई जो चक्कर होगा, जैसे मान लो ये प्रारंभिक स्थिति, ये शीर्ष, चौथाई का मतलब आधे का आधा, ये आधा चक्कर है, इसका आधा कर दो तो इसका आधा जो है वो यहाँ के रुक जाएगा, बस बिल्कुल सीधा ये, ठीक है। ये 90 डिग्री जानते हैं, समकोण जिसको बोलते हैं अपने, समकोण, ठीक है। तो इस तरीके से अपने और भी एंगल जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसका और आधा करूँगा तो वो 45 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीके से ही डिग्री मापों को प्रदर्शित किया गया है, परिभाषित किया गया है। अच्छा, 270 डिग्री बनाना है तो उसके लिए भी है, 270 डिग्री का भी बन सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि 270 बन जाए। तो वो ये कि 270 का गुणा कर दो दोनों तरफ, इधर 270 का गुणा करोगे तो 0 से 0 कर जाएगा, 9 × 27 और 9 × 3 चौथाई, 3 चौथाई। कि अपने को क्या करना है, चौथा हिस्सा 3 बार चलना है। चौथा हिस्सा मतलब ये चौथाई, ये 1/4 है, कि जैसे ये 1/4 वो हो गया पहला चौथा हिस्सा, ये दूसरा चौथाई हो गया, और ये तीसरा चौथाई हो जाएगा इस तरीके से, और ये चौथा हो गया, वो चौथा तो फिर वो 90 × 4 वो 360 हो ही जाएगा। तो ये 270 डिग्री, अगर मैं यहाँ बात करूँ इस तरीके से, इस तरीके से, ये है 270 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 270 डिग्री। ये 360 डिग्री का कोण है, ये 180 डिग्री का कोण है, वो उधर वाला 90 डिग्री का कोण है, और ये इधर से इतना, ये कितना है, 270 डिग्री का कोण है। ये एक भाग है, ये आधा भाग है, ये चौथाई भाग है, ये 3/4 भाग है। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये 3/4 चक्कर हैं, 3/4 चक्कर 270 डिग्री, ये एक चक्कर 360 डिग्री, ये आधा चक्कर 180 डिग्री, और ये 1/4 चक्कर। तो ये तो हुआ कि डिग्री की जो माप है, उसके बाद में हमने इनको डायग्राम के रूप में किस तरीके से प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो चांदा जैसे डी है, तो डी की अगर अपने बात करें तो उसमें वो 0 से लेकर 180 तक की माप होती है, ठीक है। अर्ध जिसको अपने बोल सकते हैं कि वो अर्धवर्त के रूप में है, तो वो यहाँ तक के सीमित है कि यहाँ से लेके कि मान लो जैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आधे वर्त की है, या यूँ कहेंगे आधे चक्कर की है। तो एक तो ये तो हो गया डिग्री के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें बुक में दे भी रखी हैं, आप इनको समझना अच्छे से। अभी क्या हुआ कि डिग्री की छोटी 2 इकाइयाँ और परिभाषित की हुई हैं, कि जैसे अपने किलोमीटर की अगर अपने बात करें तो किलोमीटर के लिए जो छोटी इकाई मीटर है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इस तरीके से है कि जो किलोमीटर की छोटी इकाइयाँ हैं, उसी तरीके से यहाँ डिग्री की भी छोटी इकाई है। तो डिग्री की 2 छोटी इकाइयाँ अपने सिलेबस में हैं, एक तो है मिनट और दूसरी है सेकंड। और इस मिनट और इस सेकंड को हम घड़ी वाले मिनट और सेकंड से जोड़ के नहीं देखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि डिग्री की 2 छोटी इकाइयाँ भी हैं, डिग्री की 2 इकाइयाँ और हैं, डिग्री की 2 छोटी इकाई यहाँ कौन कौन सी है, एक तो है मिनट और एक है सेकंड,
सिर्फ समझाने के लिए है, मिनट और सेकंड। देखिए क्या चीज़ है ये। देखिए जिस तरीके से उन्होंने 301 डिग्री को परिभाषित करने के लिए 1/360वां भाग लिया, अब उसी प्रकार से 1 डिग्री के लिए छोटी इकाई जो मिनट जिसको अपने बोल रहे हैं उसको प्रदर्शित किया हुआ है। आप डायरेक्ट ध्यान देना, यहाँ पर इसको समझाने के लिए उन्होंने लिखा कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री की अगर अपने में बात करें तो 1 डिग्री को 60 हिस्सों में विभाजित करना है। पहले क्या किया, इस पूरे चक्कर के 360 हिस्से किए तो वो 1 डिग्री बना। अगर मैं एक चक्कर के 360 हिस्से करता हूं तो 1 डिग्री बनता है। एक चक्कर के 1/360वें भाग को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। यही परिभाषा लिखवाई है मैंने आपको कि एक चक्कर हुआ, एक चक्कर का मतलब पूर्ण परिक्रमण, पूरा एक घुमाव हो गया, उसका 1/360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। अब 1 डिग्री के और हिस्से करने हैं, तो 1 डिग्री के अगर मैं 60 हिस्से कर दूं, अगर 1 डिग्री के 60 हिस्से हमने कर दें तो वो प्रत्येक एक भाग जो वो 1 मिनट बन जाता है। उसको समझाने, परिभाषित करने के लिए, ठीक है, इसको मिनट और सेकंड की सुइयों से मत जोड़ के देखना, उससे अलग इकाइयाँ हैं ये। देखिए कैसे कि 1 डिग्री के 1/60वें भाग को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट के लिए ऊपर इस तरीके से डैश लगा देंगे, डैश डैश, ठीक है ना, डैश 1 डैश, मतलब ये 1 मिनट है। एक डिग्री का जो 1/60वां भाग होगा वो 1 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अपने बात करें यहाँ पर कि दोनों तरफ 60 का अगर अपने गुणा कर दें तो वो 1 भाग हो गया, 1 डिग्री का 1 भाग, तो 1 डिग्री का 1 भाग वो 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपने ऐसे बोल देते हैं कि 1 डिग्री का 1 भाग बराबर 60 मिनट। ये कैसे किया, इधर 60 का गुणा कर दिया, इसको भी 60 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ 60 का गुणा कर दिया, इसको 60 से गुणा करो तो 60 से 60 कट जाएगा। तो 1 डिग्री का 1वां भाग मतलब 1 भाग, 1 डिग्री का 1 भाग, तो 1 डिग्री का जो 1 भाग है वो 60 मिनट के बराबर हुआ। तो इसको शॉर्ट में से कर देंगे कि 1 डिग्री का 1 भाग वो खुद ही हो गया। 1 डिग्री का 1 भाग का मतलब वो खुद 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री का 1 भाग वो खुद 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर हुआ 60 मिनट के। तो एक तो ये रिलेशन याद रखना है। अब इसी तरीके से मिनट से छोटी इकाई सेकंड है, तो मिनट से छोटी इकाई सेकंड को ऐसे प्रश्न करेंगे कि 1 मिनट का जो 1/60वां भाग है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट का 1/60वां भाग, इसको बोलते हैं 1 सेकंड। और एक डबल डैश, सेकंड के लिए डबल डैश लगेगा, सेकंड के लिए क्या लगेगा, डबल डैश, कि 1 मिनट का 1/60वां भाग जो है वो 1 सेकंड कहलाएगा। अच्छा, दोनों तरफ 60 का गुणा कर दूं तो 1 मिनट का 1 भाग, 1 मिनट का 1 भाग 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किया कि इधर भी 60 का गुणा कर दो और इधर भी 60 का गुणा कर दो, तो 1 मिनट का 1 भाग, 1 मिनट का 1 भाग बराबर होता है 60 सेकंड के, या यूँ कहूँ कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो आज के लिए सिर्फ एक बार इतना ही करना है, इसको वापस अपने रिपीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहीं अपने रेडियन में आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अपने अच्छी सी जानकारी ले लेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले इन चीज़ों के बारे में अपने को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अपने को डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछें मुझसे, और डायग्राम को बना कर देखिए, और भी अपनी तरफ से डायग्राम बना कर देखिए, वामावर्त बनाइए, दक्षिणावर्त बनाइए, किसी भी दिशा के रूप में आप बना सकते हैं। और इन परिभाषाओं का और क्या क्या यूज हो सकता है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।